दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल रूस के दौरे पर हैं। पुतिन साहब ने मोदी जी की अगुवाई में लाल कालीन बिछा दी है। जोरदार इस्तकबाल हो रहा है, स्वागत हो रहा है और दोनों नेता पुतिन और मोदी के बीच मुलाकातों का गर्मजोशी के साथ दौर जारी है। और उधर पीठ पीछे, जी हाँ, हिंदुस्तान में, महाराष्ट्र में, जहां चुनाव सर पर हैं, वहां पर बीजेपी की लंका लगी हुई है, मोदी जी की पार्टी की। और मोदी जी के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और जो चीफ मिनिस्टर हैं मोदी जी के चहेते एकनाथ शिंदे, इन दोनों के बीच में तलवारें खिंची हुई हैं। चुनाव सर पर है, वोटिंग के कुछ दिन रह गए हैं। सच्चाई यह है कि फडणवीस और शिंदे के बीच जो कोल्ड वॉर थी, जो शीत युद्ध थी, गर्मा गई है। अब महाराष्ट्र जो उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, देश का सबसे अमीर राज्य, हाईएस्ट जीडीपी वाला स्टेट है, बड़ा क्रूशल इलेक्शन है। 20 नवंबर को वोटिंग है, 23 नवंबर को नतीजे हैं। हालांकि वोटिंग होनी है, नतीजे आने हैं, किसी को नहीं पता कि कौन जीतेगा, किसकी सरकार बनेगी। लेकिन ये जो साहब हैं मिस्टर एकनाथ शिंदे, इनका मानना है कि भाई कुछ भी हो, मुख्यमंत्री तो इन्हीं को बनना है, क्योंकि ये चीफ मिनिस्टर हैं इस वक्त, दोबारा भी यही चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं। और उधर नागपुर में आरएसएस मुख्यालय में मोहन भागवत साहब अपने चहेते नागपुर के देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। यानी आरएसएस का पूरा प्रेशर है कि इस बार फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे अगर बीजेपी जीतती, अगर एनडीए की सरकार आती, महायुति की सरकार आती है। और सबसे हैरत की बात यह है कि आखिरी वक्त पर अमित शाह ने अपने नए चेले, अपने नए शिष्य एकनाथ शिंदे का साथ छोड़ दिया है, हाथ खींच रहे हैं पीछे। अब एक तरफ मिस्टर शिंदे की जिद है मुख्यमंत्री बनने की, और दूसरी तरफ मोहन भागवत का दबाव है कि फडणवीस को बनाओ। अब इस चक्कर में, इस कश्मकश में कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा असर गठबंधन पर पड़ रहा है, एनडीए गठबंधन पर पड़ रहा है, जिसे महाराष्ट्र में महायुति कहते हैं। महायुति की लंका लग रही है इस शीत युद्ध में। और सबसे जो गलत मैसेज आ रहा है दोस्तों, सबसे रॉन्ग मैसेज, गलत मैसेज, वो पार्टी, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में जा रहा है, पार्टी वर्कर्स में जा रहा है। वो चाहे शिंदे की शिवसेना हो या फिर फडणवीस की बीजेपी, जो कार्यकर्ता है, जमीन पे जो काम करता है, जो मशीन है इलेक्शन की, जो काडर है, जो संगठन है, वहां पर मैसेज गलत जा रहा है, क्योंकि दोनों नेताओं में टकराव है और नीचे कंफ्यूजन है। और यहां से कई सवाल खड़े हो गए कि अगर ये टकराव बढ़ता है, ये टकराव अगर दोनों नेताओं में और बढ़ा सीएम की कुर्सी को लेकर, तो ये जो पार्टी के काडर हैं, कार्यकर्ता हैं, ये चुनाव में कैसे काम करेंगे? शिवसेना के लोग, शिंदे के सेना के लोग बीजेपी को कैसे जिताएंगे? और बीजेपी के लोग शिंदे के आदमियों को कैसे जिताएंगे? ये जो कंफ्यूजन है, इससे कहीं ना कहीं एक सवाल और भी खड़ा हो रहा है कि साहब वोट कैसे ट्रांसफर होगा? शिंदे के वोट बीजेपी को कैसे मिलेंगे? और छोड़िए बीजेपी, छोड़िए शिंदे, अजीत पवार के जो मुस्लिम वोट हैं वो क्या बीजेपी में ट्रांसफर होंगे? क्या अजीत पवार, शिंदे, इनके वोट ट्रांसफर होंगे बीजेपी को, और बीजेपी के वोट इनको ट्रांसफर होंगे? अगर इस तरह का कंफ्यूजन रहेगा, और सबसे बुरी स्थिति इस चक्की में, जो दो चक्की के पार्ट हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो पिसने वाले हैं वो अजीत पवार हैं। उनको पता ही नहीं है कि चुनाव में करना क्या है। अब एकनाथ शिंदे के साथ कुछ और मजबूरियां भी हैं। उनको लगता है कि अगर वो चीफ मिनिस्टर दोबारा नहीं बनते हैं तो जो पार्टी मोदी जी ने उनको गिफ्ट करी, यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़कर बागियों के साथ मिलकर जो एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को हड़पा है, उसके सिंबल पर, पार्टी पर, ये पार्टी भी जाएगी, कुर्सी भी जाएगी, और जो विधायक हैं उनके साथ वो भी चले जाएंगे, एमएलए भी चले जाएंगे। इसलिए हर कीमत पर शिंदे ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लाना चाहते हैं और सारी ताकत उन्होंने झोंक दी। वैसे भी उनकी इमेज ये है कि जितना कमाते हैं उतना खर्च भी करते हैं और खुले दिल से खर्च करते हैं। अब तो यहाँ एक और खबर है, और ये खबर भी कहीं ना कहीं शिंदे साहब से जुड़ी है। पुणे में कल एक कार पकड़ी गई, और उस कार की जब पुलिस ने तलाशी ली तो करोड़ों रुपए मिले, 5 करोड़ रुपए। अब शिवसेना, उद्धव ठाकरे के नेता संजय राउत, जिनका 36 का आंकड़ा है शिंदे से, संजय राउत ने कहा कि साहब ये जो पैसा है, दरअसल ये शिंदे अपने उम्मीदवार को भेज रहे थे
और ये पैसा 5 करोड़ नहीं है, 15 करोड़ है। संजय राउत का कहना है कि एक एक कैंडिडेट को एकनाथ शिंदे 50-50 करोड़ रुपए दे रहे हैं। पैसा बहाया जा रहा है पानी की तरह महाराष्ट्र में। सुनिए राउत साहब को, सुनिए क्या कह रहे हैं। कल 2 गाड़ियां थी, उसमें लगभग 15 करोड़ रुपए थे। आपको पता होगा, मैंने यहाँ से कहा था कि एकनाथ शिंदे ने अपने लोगों को 50-50 करोड़ फिर एक बार देने का, चुनाव जीतने के लिए व्यवस्था की। उसमें से 15 करोड़ का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सबको जा रहा है, ये मैंने कहा था। 15-15 करोड़ का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भेज दिया है। अब साहब संजय राउत का कहना है कि साहब पुणे में जो गाड़ी पकड़ी गई ये तो ट्रेलर है। दरअसल जहां जहां शिंदे के उम्मीदवार खड़े हैं वहीं पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, खोखे ही खोखे भेजे जा रहे हैं, करोड़ों रुपए भेजे जा रहे हैं। उधर शिंदे साहब के जो प्रवक्ता हैं, उनके जो लोग हैं, उनका कहना है कि साहब ये झूठ मूठ में बदनाम किया जा रहा है। ये जो गाड़ी पकड़ी गई पुणे में, इस गाड़ी का कोई लेना देना एकनाथ शिंदे से नहीं, मुख्यमंत्री से नहीं है। कोई पैसे का तार जो है वो शिंदे से नहीं जुड़ रहा है, ये उनका कहना है, उनका सफाई। बहरहाल ये चुनाव में राजनीति की बात नहीं, असली सवाल ये है कि शिंदे और फडणवीस की ये जो लड़ाई है, जो जंग है, ये जो युद्ध है कुर्सी का, क्या इसने बीजेपी की लंका लगा दी है? क्या ये जो लड़ाई है अल्टीमेटली मोदी और शाह के अरमानों पर पानी फेर सकती है? अगर महाराष्ट्र हाथ से निकला तो हरियाणा में जो गेन किया था वो सब हवा हो जाएगा। बिग क्वेश्चन। क्या जो मोमेंटम मोदी और शाह ने हरियाणा को जीतकर, एक हारी हुई बाजी को जीतकर वो जो मोमेंटम बनाया है, अगर महाराष्ट्र हारे और फडणवीस के चक्कर में हारे या शिंदे की लड़ाई के चक्कर में हारे तो मोमेंटम हाथ से निकल जाएगा। फिर वही स्थिति हो जाएगी जो मोदी जी की 4 जून के बाद थी। कैसा होने जा रहा है? और क्या ये जो लड़ाई है शिंदे बनाम फडणवीस, ये भारी पड़ने वाली है, बड़ा डेंट देने जा रही है बीजेपी को? बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि महाराष्ट्र का चुनाव, मैंने पहले भी कहा, बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है। उत्तर प्रदेश जैसा चुनाव है, दिशा बदल सकता है राजनीति की। इस चुनाव का जो भी परिणाम आएगा। 3 खास मेहमान हमारे हैं। मुंबई से सीधे सुधीर सूर्यवंशी जुड़ रहे हैं और आज मैंने उनसे कहा कि आप मंत्रालय से एक बार आ जाइए, लाइव करिए, और वो मंत्रालय से, जो मुख्यालय है सरकार का, वहाँ से निकल कर आए और हमारे साथ लाइव जुड़े, कई खुलासे करने जा रहे हैं। अशोक वानखेड़े साहब हैं जो टाइगर, क्योंकि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, हथेली की तरह महाराष्ट्र जानते हैं, वो हमारे साथ हैं। उमाकांत लखेड़ा से मैं बहुत सी चीज़ें पूछ रहा हूँ कि भाई ये जो हार और जीत अगर होती है मोदी की जीत होगी तो मोदी कहाँ खड़े, हारे तो कहाँ खड़े, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट? तीनों एक्सपर्ट्स को सुनिए, बिग पिक्चर ऑफ महाराष्ट्र क्लियर होगी। मेरा पहला सवाल सुधीर सूर्यवंशी से है। सुधीर जी इस वक्त मुंबई से जुड़े, मंत्रालय से लौट कर आ रहे हैं, और मैं उनसे एक चीज पूछना चाह रहा हूं कि मुंबई में बड़ी चर्चा है, खासकर मंत्रालय में चर्चा है, जो मुख्यालय है सरकार का, कि एकनाथ शिंदे और फडणवीस के बीच में तलवारें खींची हुई, धार दी जा रही है। चीफ मिनिस्टर एंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर आर नॉट गोइंग वेल, नॉट गोइंग टुगेदर। एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि भाई टेम्परेरी चीफ मिनिस्टर थे, परमानेंट कर दिया जाए, परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट लिखाना चाहते हैं, और फडणवीस चाहते हैं कि वो तो परमानेंट थे, उनको टेम्परेरी बनाया तो रीइंस्टेट करिए, अब चीफ मिनिस्टर बना दिए। क्या आपको लगता है कि ये लड़ाई बहुत बढ़ रही है? क्या ये लड़ाई वाकई कहीं ना कहीं महायुति को, एनडीए को, टीम मोदी को डिस्टर्ब करेगी इस चुनाव में? दीपक जी, मैं आपके दर्शक के लिए 3 इनसाइड खबरें बताता। सबसे अहम चीजें जो महाराष्ट्र में हो रही है, और उसे मेरे ख्याल से कोई वो पर्सपेक्टिव को इसने अभी तक लिखा नहीं और देखा नहीं है। पहला पर्सपेक्टिव और पहली जो चीज उभर के आ रही है, जो आरएसएस मोदी की इलेक्शन में साइलेंट था, वो आरएसएस फडणवीस की इलेक्शन में एक्टिव हो गए। ओके। इसका मतलब है कि मैंने जो कुछ आरएसएस के जो सीनियर फंक्शनल उनसे बात किया, तो उनका मानना है कि नागपुर के जो आरएसएस के संघ मुख्यालय, उनका ऐसा मानना है कि देवेंद्र फडणवीस को वापस महाराष्ट्र का सीएम बनाया जाए। जिस तरह से उनको डिमोट किया गया था सीएम से डिप्टी सीएम, और अनसेरेमनियसली उनको जो चीजें की गई थी, तो उनका एक मान सम्मान से वापस लिया जाए, मान सम्मान। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ी चीजें हो रही है। उसका दूसरा असर मुझे आज देखने को मिला, जैसे आपने कहा, मंत्रालय में काफी जगह घुमा भी, आज 2-3 बीजेपी के लीडर से बात भी हुई। उसमें एक चीज उभर के आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो नंबर 2019 में उन्होंने लड़ा था, 160 के ऊपर सीट वो लड़ने जा रही है, और एकनाथ शिंदे को हम जो कह रहे थे कि 80 के ऊपर सीट मिलेगी,
एकनाथ शिंदे को 70 और 75 की इतनी सीट दे रही है, 75 के ऊपर सीट एकनाथ शिंदे को दे नहीं रही है। और अजीत पवार जो आपने कहा कि 12 नंबर का जो प्लेयर है सिर्फ वेटिंग में है, अजीत पवार को 50 के ऊपर सीट्स दे रही है। तो इसका मतलब अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस में कुछ साठगांठ हुई है, और एकनाथ शिंदे को मुझे लगता है कि इलेक्शन के बाद एक ठिकाने लगाया जा सकता है। ओहो ओहो, मतलब सुधीर जी आप ये कह रहे हैं कि अजीत पवार फडणवीस एक हो गए, दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर एक हैं और कुल्हाड़ी चीफ मिनिस्टर पर, ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसी तरह से मुझे लगता है कि आरएसएस और बीजेपी का एक बड़ा तबका काम पे लगा है देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने में। उनको एकनाथ शिंदे को सीएम बनाना नहीं है, इसलिए एकनाथ शिंदे का सीएम पे जो डिक्लेयर करना था वो किया नहीं। दूसरी बात, उनको जो 100 के ऊपर जो सीट चाहिए थे, 100 तो भूल जाइए, 80 भी सीट उनको मिलने वाली नहीं है। तो इसका मतलब क्लियर है कि एकनाथ शिंदे का जो कद जो बढ़ा था लोकसभा के इलेक्शन के बाद में, वो कद को वापस काटने भारतीय जनता पार्टी जा रही है। और अपने पुराने स्टाइल में मुझे लगता है कि वो दोनों को ठिकाने लगाएगी और देवेंद्र फडणवीस या किसी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बना सकती है। तो जो बनेगी तो उसमें हम सरप्राइज नहीं होंगे। ओके 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 टाइगर, ये तो भाई सुधीर जी मुंबई से बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी खबरें दे रहे हैं, मतलब पूरा उथल पुथल इन्होंने कर दिया। इन्होंने कहा कि साहब आरएसएस देवेंद्र फडणवीस यानी नागपुर मुख्यालय आरएसएस का, वो फडणवीस को चाहता है कि भाई इनको परमानेंट करिए, बहुत हो गया डिप्टी चीफ मिनिस्टर। और एकनाथ शिंदे से आरएसएस कहीं ना कहीं खुश नहीं दिखती है। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे 120-110 सीटें मांग रहे हैं। सुधीर भाई कह रहे हैं कि यहाँ तो 80 के लाले पड़े हुए हैं। ये हो क्या रहा है भाई? शिंदे साहब तो रॉबिन हुड इमेज है, पैसा खर्च कर रहे, झोली पे झोली बरस रही है साहब। देखिए दीपक भाई, संघ महाराष्ट्र में सत्ता चाहता है तो संघ एक्टिव हो गया। संघ को यह पता है कि लोकसभा के टाइम पे चला उनको एंटी मोदी थे, तो मोदी को उन्होंने वो दिखा दिया। दूसरी बात, जो एकनाथ शिंदे है, लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद एकनाथ शिंदे ने एनडीए गठबंधन में अपने आप को बड़ा भाई समझ के बिहेव करना शुरू कर दिया। उनको लगा कि अब मैं ही बड़ा भाई हूं, मेरा स्ट्राइक रेट सबसे बढ़िया है, ये 23 सीट लड़के 9 सीट जीते हैं, मैंने 15 सीट जीत के 7 सीट जीते, मेरा स्ट्राइक रेट इनसे बहुत अच्छा है। खासकर मराठवाड़ा जहां बीजेपी 0 है, वह एकनाथ शिंदे ने इंप्रूव किया है। तो उसको लगता है कि मैं मुंबई कोकण यहाँ पे वजूद कर दूं अपना, और थोड़ा मराठवाड़ा में यदि सीट ज्यादा ले लूं तो फिर मैं ऐसी पोजीशन में आ जाता हूं, यदि मैं ज्यादा सीट लड़ता हूं तो मेरे पास स्ट्राइक रेट अच्छा है, यदि मैं ज्यादा सीटें लेके आया तो फिर मुख्यमंत्री पद का मैं दावा कर सकता हूं। क्योंकि फिर यदि ऐसा ही कैलकुलेशन आ गया जैसे पिछले चुनाव में आया था कि बीजेपी 3 पार्टी मिले बगैर सरकार नहीं बनेगी, नहीं वो तो ठीक है, ऐसी स्थिति आ गई तो फिर ये एक प्रॉब्लम होगा। तो एक टाइगर, दूसरी बात लगातार एक आशीर्वाद एकनाथ शिंदे को रहा है अमित शाह का। डायरेक्ट बात करने की वजह से उनको लगा कि मैं अब बिल्कुल सुप्रीम हो गया हूं, अमित शाह मेरे साथ है। लेकिन यहाँ अमित शाह को अपनी लड़ाई लड़नी, जब अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी हो, जब इनके गले पे आ जाती है तो ये सबसे पहले अपने नजदीकी आदमी का बलि दे देते, हाथ हटा देते। बलि का बकरा, तो उन्होंने हाथ हटा लिया। अब यदि वो 80 सीट, जैसा सुधीर भाई कह रहे हैं, 80 सीट पर लड़ते हैं, 80 सीट पे से उनके साथ जो आए हुए एमएलए है, उनकी एंटी इनकम्बेंसी इतनी है कि 6-7 से ज्यादा लोग सीट निकाल नहीं पाते। नए लोगों को सीट देने में वो रिस्क उठाएंगे नहीं। उनको लगता है कि जैसा मैंने ठाणे में पैसा फेंक की सीट जीत ली, बाकी जगह पैसा फेंक की सीट जीत लेंगे, लेकिन वो होगा नहीं। इसलिए एक लगातार मिस इन्फॉर्मेशन का सिस्टम महाराष्ट्र में चल रहा है हर रोज। लेकिन टाइगर, शिंदे का क्या होने जा रहा है? शिंदे का कुछ नहीं होगा, यूज एंड थ्रो। शिंदे का उपयोग किया गया था उद्धव ठाकरे को ठिकाने लगाने के लिए, लेकिन उद्धव ठाकरे फिर ज्यादा अच्छी तरह से उभर के आ गए। इसका मतलब शिंदे वाला एपिसोड फ्लॉप हो गया। तो जो फ्लॉप होता है उसको क्यों रखेगा कोई साथ में? और वो जो आदमी सपना देख रहा है भाई शिंदे जो सपना देख रहे हैं कि उनका स्ट्राइक रेट अच्छा है, वो पैसा खर्च कर रहे हैं, पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है, सबकी मदद की जा रही है, सबको हर तरह से फंड्स दिए जा रहे हैं, और आप उनको जो है मुख्यमंत्री कुर्सी से हटा रहे हैं। सवाल पैसे खर्चा करने का नहीं,
सवाल अजित पवार ने जितना पैसा खर्चा किया होगा बारामती में, शायद महाराष्ट्र में कभी इतना पैसा खर्चा नहीं हुआ। क्या हुआ नतीजा? जीत गए अजित पवार। पैसा, नेटवर्किंग काम नहीं आता जब तक आपके पास आंकड़ा नहीं है। एकनाथ शिंदे का एकदम उत्साह क्यों डबल हो गया? क्योंकि उनको आंकड़ा अच्छा मिल गया लोकसभा में। लेकिन विधानसभा और लोकसभा के चीजें भिन्न होती है। लोकसभा में जिस हिसाब से मराठवाड़ा में 16 में से 10 उम्मीदवार जो अनाउंस किए वो मराठा है। एक नया प्लान किया बीजेपी ने जी। उसके बाद संविधान, 5 लाख संविधान की कॉपीज घर घर जाके बांटेंगे। आज मुंबई में पोस्टर लगे हैं योगी के, बटेंगे तो कटेंगे। तो बीजेपी तो सारे पत्ते खोल के बैठी है। बीजेपी को किसी भी हालत में अपना टैली 120 125 तक लाना है। मैं प्लानिंग बता रहा हूं, आ रहा है ऐसा नहीं कह रहा हूं। उनका टारगेट ही है कि 125 120 पे आ जाए। अजित पवार मरी हुई हालत में भी 20-25 लेके आए तो हम सरकार बना ले। ओके ओके। और ऐसे में एकनाथ शिंदे साइड को बैठ लेंगे या बाहर से समर्थन देंगे या फिर साथ में रहेंगे। जो मिला सो भला, नहीं मिला तो भी ठीक है। भूतपूर्व मुख्यमंत्री करके बने रहेंगे, कोई अपने एक आध आदमी को मंत्री बना लेंगे। ओके। मतलब टाइगर कह रहे हैं कि पैसे के बल पर अगर गुमान हो गया था एकनाथ शिंदे को, तो ये गुमान गलत था। वो गुमराह हो रहे थे खुद से। टाइगर ये कह रहे हैं कि अमित शाह की मजबूरी है कि आज की तारीख में वो आउट ऑफ द वे जाके शिंदे की मदद नहीं कर सकते, पहले अपनी गर्दन बचाएंगे। दीपक भाई, मैच्योर्ड पॉलिटिशियन जो है वो समाज की स्थिति को भाप के डिसीजन लेता है, ना कि 4 छिचोरे आपके पास खड़े हैं और आपको उन्होंने मतलब जब तक जीवित है तब तक के लिए मुख्यमंत्री घोषित कर दिया और आप अपने आप को मुख्यमंत्री मानने लगे। नाना पटोले के पास लोग हैं, वो रोज उनको सीएम ही बोलते हैं। भाई मुख्यमंत्री नाना पटोले ही है, तो उनने मान लिया। मुझे याद है एक बार शरद पवार जी को हमने पूछा था दिल्ली में ही कि आप प्राइम मिनिस्टर के दावेदार, ऐसा लोग कहते हैं। तो उन्हें ऐसा देखा, बोला महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, 48 से 48 तो मैं कभी जीत नहीं पाऊंगा। 48 सीटें भी मैंने जीती तो भी मैं प्रधानमंत्री नहीं बन पाऊंगा 550 के हाउस में। तो हमें अपनी लिमिट मालूम होनी चाहिए। टाइगर कह रहे हैं मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो किसी ना किसी के हाथ का खिलौना बनूंगा, वो मैं करूंगा नहीं। टाइगर का कहना है कि हैसियत से ज्यादा नहीं सोचना चाहिए और एकनाथ शिंदे हैसियत से ज्यादा सोचने लगे। लखेड़ा साहब, आपको क्या लगता है ये जो देवेंद्र फडणवीस वर्सेस शिंदे का जो झगड़ा है, इसको आप दिल्ली से कैसा देख रहे हैं? क्या ये झगड़ा एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के बीच ये बहुत नुकसान कर देगा अगर ये झगड़ा बढ़ता चला गया सत्ता को लेकर? एकनाथ शिंदे से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को ह्यूमिलेट करना था, उद्धव ठाकरे को ह्यूमिलेट करना था, शरद पवार को ह्यूमिलेट करना था। वो करके वो चैप्टर उनका क्लोज हो गया। जितना करना था अब कर चुके। अब उनको इस चुनाव के बाद नई इबारत लिखनी है। नई इबारत कैसे लिखेंगे? उन्होंने जो सरकार गिराई थी, ये परमानेंट के लिए नहीं गिराई थी कि जीवन जब तक तुम जियोगे और हम जिएंगे, हम साथ साथ जिएंगे, साथ साथ मरेंगे। राजनीति में ऐसा कोई समझौता नहीं होता है। और अब देखिए कि आरएसएस ने लोकसभा चुनाव में काम नहीं किया। इस समय आरएसएस बहुत एक्टिव है, हम लोग चर्चा कर चुके हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस बार बीजेपी अपना कंट्रोल चाहती है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में वो कंट्रोल चाहेगी क्योंकि उनके पास एक चेहरा है, वो है देवेंद्र फडणवीस। अगर उनके पास चेहरा नहीं होता, फेस नहीं होता, तो वो किसी नायब सिंह सैनी को किसी को पकड़ लेते। उनके पास ऑलरेडी फेस है और उस फेस को आरएसएस का भरपूर समर्थन है। दूसरी बात है कि आरएसएस इस समय ये कहना है कि हरियाणा चुनाव के बाद आरएसएस पीछे हट गई है, बिल्कुल नहीं हटी है। 8 दिन के लिए बैठक मथुरा में हो रही है। मेरी मथुरा में अभी बातचीत हुई है। कहानी ये है कि अब 28 तारीख को आरएसएस अपनी चीजें तय करेगा। और अभी जो लेटेस्ट खबर है कि आरएसएस कह रहा है ठीक है, आप जोशी मत मानो, किसी को मत मानो, उसको मत मानो, गडकरी को आगे कर दो। अब आरएसएस गडकरी को पकड़ के आगे बढ़ना चाहता है, जो मेरी लेटेस्ट खबर है। बाकी ये विशेषज्ञ बताएंगे। लेकिन मेरा
ये बड़ी शिद्दत से मानना है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी इस बार किसी भी सूरत में एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री दोबारा नहीं बनाएगी, वो अपोजिशन में बैठना पसंद करेगी, क्योंकि अगर वो एकनाथ शिंदे अपना जनाधार खिसक रहा है, बिल्कुल अपना जनाधार खिसक रहा है। जी, टाइगर ने कहा कि एकनाथ शिंदे हैसियत से ज्यादा सपने देख रहे हैं, बहुत ज्यादा अपने को उन्होंने सोच लिया कि उनका कद बहुत ज्यादा बढ़ गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। लखेड़ा साहब कह रहे हैं कि किसी सूरत में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, आरएसएस चाहती कि उनका मुख्यमंत्री हो। सुधीर भाई, क्या मैं मानूं कि भाई दो महारथी बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं, क्या शिंदे का चैप्टर क्लोज, क्योंकि ये चैप्टर क्लोज करे तो फिर मैं टाइगर से नया सवाल पूछूं, ये चैप्टर क्लोज होने जा रहा है एकनाथ शिंदे का या नई किताब खुलेगी? सुधीर जी। देखो दीपक जी, चैप्टर क्लोज और ओपन होने के पहले एक बात हमने समझ लेनी चाहिए। जिस तरीके से महाराष्ट्र में लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए, वो नतीजे ये दर्शाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो स्पेस था वो श्रंक हो चुका है, कम हो चुका है। शिंदे की सेना और उद्धव ठाकरे की सेना मिला के, जैसे मैंने पहले कहा था, 18 सीटें, 16 सीटें पहले 18 थी, शरद पवार की 9 सीटें, अजित पवार शरद पवार मिला के, कांग्रेस की 1 से 13 हो गई, और भारतीय जनता पार्टी 23 से 9 सीटें हो गई। तो शिंदे के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बढ़ी नहीं, भारतीय जनता पार्टी घट गई। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बढ़ी थी महाराष्ट्र में, जब वो सीएम थे। उस टाइम पे शिवसेना उनके साथ में थी, आज भी शिवसेना उनके साथ में असली है। लेकिन जो काम जो चाहिए, ट्रांसफर ऑफ वोट, वो बिल्कुल नहीं हुआ। इसलिए भारतीय जनता पार्टी लॉन्ग टर्म मुझे लगता है सोच रही होगी शिंदे के हाथ में स्टेट की दारोमदार ज्यादा दिन देना, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का दिन पे दिन अपना कद कम करना, अपनी स्पेस कम करना। ऐसा दिन आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे मिलेगी नहीं, शिंदे ही मिलेंगे, पवार ही मिलेंगे, ठाकरे मिलेंगे, लेकिन बीजेपी के लिए स्पेस यहाँ पे ढूंढना काफी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि आरएसएस में वही मंथन हुआ कि भारतीय जनता पार्टी बढ़ानी है तो अपना खुद का आदमी जो अपने आंगन में पला पड़ा बड़ा हुआ, उसको ही तुमको बढ़ाना है। इसलिए गडकरी दिल्ली में और फडणवीस महाराष्ट्र में। सुधीर भाई, आपने सुधीर भाई लंका लगा दी आपने शिंदे साहब की, और कुछ नहीं है। पूंछ में आग किसी ने लगाई, लंका लग गई। आज शिंदे जी की लंका लग गई। तीनों भाई पैनलिस्ट हमारे जो हैं, तीनों एक्सपर्ट है भाई, इनसे तो मैं जिरा कर नहीं सकता, टाइगर से मैं क्या जिरा करूंगा। लखेड़ा साहब का इतना तजुर्बा है, कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं जिसका उन्होंने इंटरव्यू ना लिया। सुधीर जी मुंबई में बैठे हैं, मंत्रालय की गोद में बैठे, तीनों लोग कह रहे हैं कि साहब शिंदे का चैप्टर क्लोज कर दिए। चलिए तो दोस्तों, मैं शिंदे का चैप्टर क्लोज कर रहा हूँ, मैं जरा महाविकास अघाड़ी की बात कर लूँ। अब शिंदे की बात नहीं करनी इस प्रोग्राम में मुझे अभी फिलहाल। टाइगर, ये बताइए कि क्या महाविकास अघाड़ी में भी तो कोई शिंदे फैक्टर नहीं है? मतलब कोई आदमी ऐसा हो कि भाई मुख्यमंत्री बनना चाह रहा हो, या फिर शरद पवार उससे एग्री ना हो रहे हो, या उद्धव ठाकरे एग्री नहीं हो रहे हो। ऑल इज वेल इन महाविकास अघाड़ी। महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक है टाइगर, या महाविकास अघाड़ी के रथ का पहिया धीरे धीरे चल रहा है, रफ्तार कम हुई है? बाय एंड लार्ज सब ठीक ठाक है। देखिए चुनाव का समय है, सीटें ब्लड प्रेशर ठीक है, पल्स ठीक है, ऑक्सीजन, हेमोग्लोबिन सब ठीक है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि महाविकास आघाड़ी लगातार ये बोल रही कि हम एक है, और एकनाथ शिंदे या बीजेपी के नेता जिनको ये पता नहीं कि उनके पार्टी में क्या होने जा रहा है, वो लगातार इस बात पे लगे हुए हैं कि भाई साहब वो जो उद्धव ठाकरे है वो 24 घंटे का आज बीजेपी एकनाथ शिंदे के एक बड़े नेता ने अल्टीमेटम दिया कि 24 घंटे के अंदर उद्धव अब महाविकास आघाड़ी छोड़ने वाले। उसके पहले एक खबर छपी कि वो उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस मिले। ये खबरें सिर्फ इसलिए फ्रस्ट्रेशन के थ्रू निकल रही है, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ये खबरें प्लांट हो रही है, क्योंकि महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेके ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज सेटल्ड। ऑलमोस्ट कांग्रेस ने कल पहले राउंड में महाराष्ट्र के 60 सीटें फाइनल की है, मतलब कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार 60 सीटों पे फाइनल कर दिए। बाकी उम्मीदवारों की मीटिंग अब चल रही है बाकी स्टेट के, बाकी जिले के। लखेड़ा साहब, आपने हरियाणा में बोला था, और एकमात्र आप पत्रकार थे जो बार बार कह रहे थे हरियाणा में, आपने एग्जिट पोल भी देखे, आपने ओपिनियन पोल भी देखे, लेकिन आपने कहा कि नहीं साहब,
मोदी और शाह को अंडरमाइन नहीं करना है, इनको हल्के में मत लीजिए। और आप ये काउंटिंग से एक दिन पहले तक बोलते हैं, पता नहीं क्यों आप बोल रहे थे, हो सकता है कुछ नॉन बायोलॉजिकल इफेक्ट आ गया हो, मुझे नहीं पता। ये बताइए, आज की तारीख में जब हरियाणा को लेकर बीजेपी बल्ले बल्ले है, काफी कॉन्फिडेंस है बीजेपी और आरएसएस में, क्या इस बार महाराष्ट्र के चुनाव में मोदी शाह को अंडरमाइन करना चाहिए? क्या मोदी और शाह आपको आज ताकतवर दिख रहे हैं हरियाणा से ज्यादा, या आपको लगता है कि ये बाजी महाविकास अघाड़ी जीत चुकी है या जीतने जा रही है? मिस्टर लखेड़ा। देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, मैंने पहले कहा कि महाराष्ट्र और हरियाणा से इस मामले में तुलना नहीं करना चाहिए कि कौन कहां जीतेगा, जैसे हमने प्रेडिक्शंस हरियाणा को लेकर किया था। लेकिन महाराष्ट्र को लेकर के मैं बहुत क्लियर करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में फाइट में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में तीसरे नंबर पर भी जा सकती है। हार रही है बीजेपी, और बीजेपी लेड अलायंस का उसका हारने का कारण क्या है? उसका पीछे रहने का, मैं हारने की बात नहीं करूंगा, मैं पिछड़ने की बात करूंगा। पिछड़ने का कारण क्या है कि सीटों को लेकर के जब 99 सीटों का इन्होंने अनाउंसमेंट किया बीजेपी ने, तो उसके बाद वहां बवाल मचा हुआ है। एकनाथ शिंदे के लोग, बीजेपी के लोग, फडणवीस को दरवाजा बंद करके भीतर बैठना पड़ा, कुंडी मारनी पड़ी। तो बड़े पैमाने पर लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर चढ़ रहे हैं कि भाई ये क्या कर दिया आपने, हमारे टिकट कैसे कट रहे हैं, हमारे टिकट आप एकनाथ शिंदे की पार्टी को क्यों दे रहे हैं, आप हमारे टिकट आप अजीत पवार की पार्टी को क्यों दे रहे हैं? तो ये जो झगड़ा हो गया है, ये झगड़ा मुझे लग रहा है कि महायुति जो अलायंस है, जो शिंदे, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार और उनका एकनाथ शिंदे का बीजेपी का जो अलायंस है, ये इनके आपसी झगड़े में इनको ले डूबेगा, ऐसी आशंका है मेरे को। आने वाले टाइम पर क्या होगा, क्योंकि ये जो झगड़ा है ये बढ़ेगा, और इसकी तुलना में केवल 15-20 सीटें हैं, 15 से 20 सीटें, जहां इंडिया अलायंस शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच में विदर्भ और मराठवाड़ा में 15 सीटें, ये एक्सपर्ट बताएंगे आपको, केवल 15-20 सीटें जहां पर थोड़ा मतभेद चल रहा है। बाकी उनका एब्सोल्युटली कोई मतभेद नहीं है, नेतृत्व के सवाल पर कोई झगड़ा नहीं है, लीडरशिप के सवाल पर कोई झगड़ा नहीं है, और बहुत मेच्योर्ड पॉलिटिशियंस है, बहुत बड़ी मेच्योर्ड पॉलिटिक्स इंडिया अलायंस की हो रही है, इतना मैं कह सकता हूँ। जी समझ गया। लखेड़ा साहब, आपने कहा कि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस तीनों में कहीं ना कहीं संवादहीनता है, आपसी झगड़े हैं, कला है, अंतर कला है, जबकि शरद पवार, राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे आपको ज्यादा मैच्योर्ड पॉलिटिशियन लगते हैं, परिपक्व लगते हैं। 30 सेकंड सुधीर जी के और फाइनल 30 सेकंड अशोक वानखेड़े टाइगर के। सुधीर जी, समय आपका अब शुरू होता है केबीसी में, 30 सेकंड है आपके पास, कोई लाइफलाइन नहीं है इस केबीसी में। सीधे सीधे बताइए, आगे कौन चल रहा है, महाविकास अघाड़ी या महायुति? क्या देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे आगे चल रहे हैं, या फिर शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी आगे चल रहे हैं? 30 सेकंड्स आपका समय शुरू होता है। जैसे आपने 30 सेकंड का जिक्र किया, वैसे ही मैं कहूंगा 3 प्लेयर के अगेंस्ट में 3 प्लेयर महाराष्ट्र में जैसे 6 प्लेयर है। जैसे कांग्रेस के अगेंस्ट बीजेपी है, सेना के अगेंस्ट सेना है, और एनसीपी के अगेंस्ट एनसीपी। आज की तारीख में हम देखेंगे तो बीजेपी के अगेंस्ट कांग्रेस काफी मजबूती से उभर रही है, विदर्भ हो, मराठवाड़ा हो, वेस्टर्न महाराष्ट्र हो, तो वहां पे ये मुझे कांग्रेस को दिखता है। शरद पवार की एनसीपी और अजीत पवार की एनसीपी के हम जब कंपैरिजन करते हैं तो शरद पवार काफी आगे निकल चुके हैं अजीत पवार की एनसीपी से। और तीसरा जो प्लेयर है उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे, मुझे लगता है कि उनमें टाई हो सकती है, और थोड़ा बहुत इधर उधर 2-4 नंबर इधर डिफरेंस हो सकता है। लेकिन इन टोटलिटी हम जब बात करते तब जो ये दिखता है थोड़ा बहुत, वो महाविकास आघाड़ी के बिल्कुल ही अभी भी फेवर में है। महाविकास अघाड़ी के फेवर में माहौल है, उनको एज है। टाइगर 30 सेकंड, आप क्योंकि टाइगर हैं तो 10 सेकंड और ले लीजिए, लेकिन बता दीजिए, ये मत कहिएगा कि साहब अभी तो टिकट बटे नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं। टाइगर की पारखी आंखें, टाइगर की पारखी आंखें महाविकास आघाड़ी सरकार बना रही है, महाविकास आघाड़ी सरकार बना रही है। इसका मुख्य जो फायदा है, सीधे बोल दिया टाइगर। हाँ, महाविकास आघाड़ी सरकार इसलिए बनाई जा रही है
क्योंकि सामने जो महायुति है जिसको हम एनडीए बोलते हैं दिल्ली में, एनडीए का नीचे वोट ट्रांसफर नहीं होगा। ऊपर इतने झगड़े हो गए हैं, वर्कर्स के बीच में इतना तनातनी है कि नीचे वोट ट्रांसफर नहीं होगा। लोकसभा में नहीं हुआ था, नतीजा सामने है। लोकसभा विधानसभा में भी नहीं होगा, नतीजा आपके सामने होगा। क्योंकि बीजेपी अपने बलबूते पे यदि चुनाव लड़े तो बीजेपी 50-60 तक बहुत ज्यादा खींच लिया तो 50-60 गॉट इट। मतलब मोटा मोटी ये कह रहे हैं, मोटा मोटी टाइगर का जो मतलब है, एक मिनट आ रहा हूँ। टाइगर का मतलब ये है, आ रहा हूँ सुधीर जी, आपको बिल्कुल मौका दूंगा। टाइगर का मतलब ये है कि वोट ट्रांसफर नहीं हो रहा। दोस्तों, इनका मतलब मोटा मोटा ये है कि जैसे मान लीजिए कांग्रेस के मुसलमान वोट मुंबई में उद्धव ठाकरे के पास जा रहे हैं, लेकिन अजीत पवार के मुसलमान वोट जो है वो एकनाथ शिंदे या बीजेपी को नहीं जा रहे। इनका वोट उधर नहीं जा रहा, उधर का वोट इधर नहीं आ रहा, ये टाइगर कह रहे हैं। इस वजह से इनका मानना है कि महायुति कमजोर है और महाविकास आघाड़ी आगे चली। सुधीर जी, 5 सेकंड बस बचे। 5 सेकंड से टाइगर की बात को मैं सप्लीमेंट्री डिमांड के तौर पे रखना चाहता हूँ। अभी न्यू बॉम्बे में गणेश नाइक जो बीजेपी के जो एमएलए, उनके बेटे संदीप नाइक, उन्होंने एनसीपी की तुतारी हाथ में ले ली। अभी वो खड़ा रह रहा है इसके आगे बीजेपी के एमएलए मंदा मात्रे। मुझे बताइए वहां पे वोट कैसे ट्रांसफर होगा दोनों जगह पे? एक सबसे बड़ा सीधा और साधा सवाल है। ओके, वोट ट्रांसफर नहीं हो रहा है क्योंकि अजीत पवार की दिशा अलग है, दशा अलग है, बीजेपी की दिशा दशा अलग है, एकनाथ शिंदे की भी दिशा अलग है। आपस में अगर वोट इधर से उधर नहीं जाएगा तो किस बात की महायुति है, किस बात की अलायंस है? फिर ये टाइगर सवाल उठा रहे हैं। कहने का मतलब ये है हमारे पैनलिस्ट का कि द एज राइट नाउ आज की तारीख में, वोटिंग से पहले आज की तारीख में महाविकास आघाड़ी को एज है, ये कह रहे हैं। टाइगर आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। सुधीर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप इतने मसरूफ हैं, मंत्रालय से दौड़े आए और हमारे साथ लाइव हुए। लकीड़ा साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस